नमस्कार। कभी सोचा है एक एटम इतना छोटा सा अपने अंदर घूम रहे इतने सारे इलेक्ट्रॉनों को आखिर मैनेज कैसे करता है? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। सवाल बहुत बेसिक सा लगता है ना, पर इसका जवाब असल में पूरी केमिस्ट्री की बुनियाद है। मतलब इतने सारे नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स जो एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते, एक साथ टिके कैसे रहते हैं? चलिए पता लगाते हैं। तो हमारा आज का सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रॉन के एनर्जी एड्रेस से, फिर बात करेंगे सिंपल से हाइड्रोजन एटम की, फिर देखेंगे कि भीड़ बढ़ने पर क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट और N+L रूल को भी समझेंगे और आखिर में सब कुछ समेट लेंगे। तो सबसे पहले मेन कॉन्सेप्ट को पकड़ते हैं। इलेक्ट्रॉन रहते हैं ऑर्बिटल्स नाम की जगहों पर। अब ये ऑर्बिटल्स क्या हैं? इन्हें आप एक एटम के अंदर अलग अलग एनर्जी फ्लोर्स या मंजिलें समझ सकते हैं, और हर मंजिल की अपनी एक फिक्स एनर्जी होती है। अब ये पूरा सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, तो इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बिल्कुल, हम सबसे सिंपल चीज से शुरू करेंगे, हाइड्रोजन एटम से। हाइड्रोजन जिसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो एक स्पेशल केस है। यहाँ पर किसी भी ऑर्बिटल की एनर्जी सिर्फ एक चीज पर डिपेंड करती है, उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी n। ये n बस एनर्जी का मेन लेवल बताता है। जैसा कि इस डायग्राम ए में दिख रहा है, एक ही n वैल्यू के लिए जैसे n = 2, तो 2s और 2p ऑर्बिटल्स की एनर्जी एकदम सेम होगी। और जब ऑर्बिटल्स की एनर्जी इस तरह से बराबर होती है, तो हम उन्हें एक खास नाम देते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। इसको ऐसे समझिए, जैसे किसी बिल्डिंग में एक ही फ्लोर पर सारे कमरों का किराया सेम हो, तो हाइड्रोजन में एक ही एनर्जी लेवल n के सारे ऑर्बिटल्स डीजेनरेट होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन की कहानी तो सिंपल थी, पर तब क्या होता है जब हम हाइड्रोजन से आगे बढ़ते हैं? मतलब उन एटम्स की बात करते हैं जिनमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। क्या रूल्स वही रहते हैं या फिर कहानी में कोई ट्विस्ट आता है? और यहीं पर चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। जैसे ही एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आते हैं, वो जो बराबर एनर्जी वाले लेवल्स थे ना, वो अचानक टूट जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, जैसा इस डायग्राम बी में दिख रहा है। अब एक ही लेवल n के लिए s, p और d ऑर्बिटल्स की एनर्जी अलग अलग है। 2s की एनर्जी 2p से कम है, 3s की 3p से कम है और 3p की 3d से। ये एक बहुत बड़ा चेंज है, और ये समझना जरूरी है कि भाई ऐसा हुआ क्यों। तो इसका सीधा सा मतलब है कि अब एनर्जी सिर्फ n पे डिपेंड नहीं कर रही। अब खेल में एक और प्लेयर आ गया है, L, यानी एज़ीम्यूथल क्वांटम नंबर। ये ऑर्बिटल की शेप तय करता है। जैसे s ऑर्बिटल L = 0 गोल होता है, p ऑर्बिटल L = 1 डंबल जैसा होता है, वगैरह वगैरह। और जैसा हम आगे देखेंगे, ये शेप एनर्जी के मामले में बहुत मैटर करता है। अच्छा, तो ये एनर्जी लेवल्स के टूटने का राज क्या है? ये राज छिपा है इलेक्ट्रॉनों के आपसी रिश्ते में। सोचिए, जब एक ही घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो वो एक दूसरे पर असर डालते हैं ना। बस इलेक्ट्रॉनों के साथ भी बिल्कुल यही होता है। इसे ऐसे इमेजिन करिए कि न्यूक्लियस एक चुंबक है और इलेक्ट्रॉन लोहे के छोटे छोटे टुकड़े। लेकिन एक दिक्कत है, ये टुकड़े एक दूसरे को भी धक्का मारते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब होते हैं, वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों के लिए एक शील्ड या ढाल जैसा काम करते हैं। इसकी वजह से न्यूक्लियस का पूरा अट्रैक्शन बाहर वालों तक पहुंच ही नहीं पाता। और इसी रिपल्शन यानी धक्का मुक्की से जो असर पैदा होता है, उसे ही हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। तो इस शील्ड की वजह से बाहर वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पूरे पॉजिटिव चार्ज को फील ही नहीं कर पाता। वो जो घटा हुआ चार्ज महसूस करता है, उसे हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या Z इफेक्टिव। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप तेज धूप में हो और कोई आपके आगे छाता लगा दे। गर्मी तो लगेगी, पर उतनी नहीं। और यहाँ एक और मजेदार बात है, सारे ऑर्बिटल्स एक जैसी शील्डिंग नहीं करते। जो s ऑर्बिटल हैं, वो गोल होने की वजह से न्यूक्लियस के बहुत करीब तक पहुंच जाते हैं। ये सबसे बढ़िया शील्ड बनाते हैं और न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, इसीलिए इनकी एनर्जी सबसे कम होती है। दूसरी तरफ d ऑर्बिटल जो हैं, वो ज्यादा फैले होते हैं और सबसे बेकार शील्डिंग करते हैं। तो अब हम ये तो समझ गए कि एनर्जी लेवल स्प्लिट क्यों होते हैं, पर सवाल ये है कि क्या कोई तरीका है जिससे हम ये पता लगा सकें कि कौन सा ऑर्बिटल पहले भरेगा? अच्छी बात यह है कि हाँ, इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा रूल है। इस रूल को कहते हैं N+L रूल। जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, ये हमें ऑर्बिटल्स की एनर्जी को लाइन में लगाने का एक बहुत ही सीधा और आसान तरीका देता है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 4s और 3d ऑर्बिटल्स को लेते हैं। 4s के लिए
n है 4 और l है 0, तो n प्लस l हुआ 4। अब 3D के लिए n है 3 और l है 2, तो n प्लस l हुआ 5। रूल कहता है जिसका n प्लस l कम उसकी एनर्जी कम, तो जाहिर है 4s की एनर्जी 3D से कम है और इसीलिए इलेक्ट्रॉन पहले 4s में जाएगा। है ना कमाल की बात? तो ये रूल बस 2 स्टेप का है। पहला, जिसका n प्लस एल कम है वो जीतेगा, और अगर कभी n प्लस एल की वैल्यू सेम हो जाए, मतलब टाई हो जाए, तो फिर जिसका n कम होगा वो जीतेगा। जैसे 3b को देखिए, n प्लस एल होता है 4 और 4s का भी n प्लस एल 4 ही होता है। अब हो गया टाई, तो हम n देखेंगे। 3p का n कम है, मतलब 3, इसलिए उसकी एनर्जी 4s से कम होगी। तो हमने काफी कुछ समझ लिया है। चलिए फटाफट इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। तो मेन टेकअवेज क्या हैं? पहली बात, हाइड्रोजन एक सिंपल एक्सेप्शन है। दूसरी, बाकी सभी एटम्स में एनर्जी n और l दोनों पर डिपेंड करती है। तीसरी, ऐसा होता है शील्डिंग इफेक्ट की वजह से। और चौथी बात, हम n प्लस l रूल का इस्तेमाल करके एनर्जी का ऑर्डर पता लगा सकते हैं। यही वो रूल्स हैं जो तय करते हैं कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन का घर कहाँ होगा। तो बस ये सिंपल सा फॉर्मूला याद रखिए। जिस ऑर्बिटल के लिए n प्लस एल की वैल्यू जितनी कम होगी, उसकी एनर्जी भी उतनी ही कम होगी। यही एटम के अंदर एनर्जी की पूरी कहानी को समझने की चाबी है। और ये सिर्फ कोई थियरी का रूल नहीं है, ये वो फंडामेंटल प्रिंसिपल है जिस पर पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल बनी है। यही रूल बताता है कि अलग अलग एलिमेंट्स का केमिकल बिहेवियर कैसा होगा। असल में ये केमिस्ट्री की आत्मा है।